हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है शुभम झा और आज इस लेक्चर में हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज का स्टार्टिंग करेंगे। अगर मैं बताऊं, बिल ऑफ एक्सचेंज ना जर्नल एंट्री पूछती है। आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जर्नल एंट्री आता है जो कि मेन होता है। अराउंड 8 मार्क्स 10 मार्क्स के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज पूछा जाता है, इसका जर्नल एंट्री पूछा जाता है। ठीक है। और जर्नल एंट्री करने से पहले हमें बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पता होना चाहिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। कोई तो बिल है, देख रहे हो नाम में ही लग रहा है कि ये बिल है एक्सचेंज करने के लिए। किस तरीके का एक्सचेंज, क्या है क्या नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज, ये हम लोग अभी थोड़ी देर में जानने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर मैं बोलूं तो आज के इस लेक्चर में मैं बिल ऑफ एक्सचेंज का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है। और प्रैक्टिकल जहां पे जर्नल वगैरह का काम होगा ना, वो हम लोग अगले लेक्चर से इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आज बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर आते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज को समझने के लिए मुझे आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करना होगा। और वो कहानी है दो इंसान का। पहला इंसान है ये, और इस कहानी में ये जो हमारा बाबू राव है, हेरा फेरी का कैरेक्टर, ये बन जाता है सेलर। ठीक है। और दूसरा पार्टी है हमारा राजू, और ये राजू हमारा बन जाता है बायर। सेलर क्या करेगा, बायर को सामान बेचेगा। बायर क्या करेगा, सेलर से सामान परचेस करेगा। ठीक है। अभी देखिए कहानी ध्यान से सुनिए। बाबू भाई ने क्या किया, सामान बेचा। और कैसे बेचा, क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। बाबू भाई ने राजू को गुड्स सेल किया, लेकिन किस तरीके से, क्रेडिट से। नॉर्मली बिजनेस में ऐसा होता है कि कैश में भी ट्रांजैक्शन होता है और क्रेडिट में भी ट्रांजैक्शन होता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या, उधारी में। कैश मतलब ऑन द स्पॉट पेमेंट दे दिया। और क्रेडिट मतलब क्या, उधार। मतलब अगर मैं इस कहानी को और अच्छे से समझने की ट्राई करूं, तो बाबू भाई ने राजू को सामान बेचा है उधारी पे। चलो इतना समझ में आ गया। बाबू भाई बोला कि ठीक है, मैं आपको उधारी पे सामान बेच रहा हूं, लेकिन आप 1 महीने के अंदर मुझे पेमेंट कर देना। अब बाबू भाई, 1 महीना बीत जाता है, बाबू भाई जाता है राजू के पास, बोलता है, ए राजू, तूने मेरा सामान परचेज किया था, समझो वो सामान 10,000 रुपए का था। तुमने 10,000 रुपए का सामान परचेज किया था मेरे से, उसका पेमेंट करो। राजू बोलता है, कौन सा सामान, तुम कौन हो, ऐसा करता है। तो अब बाबू भाई क्या करेगा, बाबू भाई के पास तो कुछ सबूत भी नहीं है कि उस सबूत के बिहाफ पे वो बोलेगा कि मैंने तुमको सामान बेचा था। और इसका 10,000 इस तरीके से डूब जाता है। ठीक है। तो अब बाबू भाई क्या करेगा, एक नया दिमाग लगाएगा। वो आएगा मेरे पास, बोलेगा ऐसे सिचुएशन होए जहां पे मैं बायर को, जो हमसे परचेज करता है, उसको तो हमने सामान बेच दिया, लेकिन जब हम पेमेंट लेने जाते हैं रिटर्न, तो बोलता है, अरे तुमने 10,000 का सामान थोड़ी बेचा था, तुमने 5,000 का सामान बेचा था। कितने लोग तो ऐसे रहेंगे कि बोलेंगे तुमने सामान ही कहाँ बेचा था मुझे। तो मतलब एक, अगर मैं बोलूं तो डिफॉल्ट हो सकता है ये टाइम में। मतलब डिफॉल्ट मतलब पेमेंट नहीं कर सकता है बायर। और इसका शकल देखो ना, शकल से ये चोर लग रहा है। ठीक है। और ये बेचारे गए, पेमेंट नहीं मिला। तो अब मैंने इनको बताया, बाबू भाई को, एक काम करो ना आप लोग, आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट नहीं पता है क्या। तो बोलेंगे क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो मैं बोलूंगा रुको अभी बताता हूँ। जब आप सामान बेचते हो ना क्रेडिट पे, जब सामान का डिलीवरी करने लगते हो ना आप, उसी के साथ आप एक बिल को ड्रॉ करो। और उस बिल में लिख दो आप ये चीज कि आपने मेरे से सामान खरीदा है इतने रुपए का, और आप कितने दिन में मुझे वापस करने वाले हो, वो भी आप कंडीशन के साथ यहाँ पे लिख दोगे। और उसको बोलोगे, बायर को बोलोगे कि तुम्हारा जब सामान का डिलीवरी होगा ना, तो उसके साथ साथ जो मैं आपको बिल बना के दिया हुआ हूँ, ड्रॉ मतलब बनाया हुआ है, क्रिएट किया हुआ बिल है, ये जो मैंने आपको बना के दिया हुआ है ना, इसको आप पढ़ो। इसको आप अग्री अगर करते हो तो ही मैं आपको क्या करूंगा, सामान बेचूंगा। अगर आप अग्री नहीं करते हो तो वो सामान मैं रिटर्न मंगवा लूंगा। मतलब जो सामान का डिलीवरी होगा उसके साथ एक बिल ड्रॉ किया हुआ भी सेलर बायर को भेजेगा, और बोलेगा बायर को कि तुम इसको एक्सेप्ट करके इसके ऊपर सिग्नेचर कर दो। और इसमें क्या लिखा रहेगा वो चीज हम आगे डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी के समय में समझ के चलो कि एक बिल ड्रॉ किया, और बिल ड्रॉ करके बाबू भाई ने राजू को दे दिया, क्योंकि राजू के ऊपर उसको ट्रस्ट नहीं था। इवन एविडेंस भी क्रिएट कर रहा था वो कि फ्यूचर में ऐसा मिस हैपनिंग हो तो फिर वो सिचुएशन में इसके पास कुछ प्रूफ रहे। ठीक है। राजू क्या करेगा, राजू इसको एक्सेप्ट कर लेगा और उसके ऊपर सिग्नेचर कर देगा। अच्छा, अभी ना
मैं ये बाबू भाई को, इन्होंने बिल ड्रॉ किया ना, तो इनको मैं ड्रॉवर बोल सकता हूं। देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉवर इनको बोल दिया, और यहाँ पे जो राजू है उसको मैंने क्या बोला, ड्रॉई बोल दिया। ठीक है, ये जो राजू है इसके लिए बाबू भाई हो गए क्रेडिटर, ये जो बाबू भाई हैं उसके लिए ये राजू हो गया डेटर। ड्रॉवर जो बिल ड्रॉ करता है, ड्रॉई जो बिल एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो यही होता है ड्रॉवर और ड्रॉई। और क्रेडिटर और डेटर तो आप लोग 11 से ही पढ़ते आ रहे हो। और ये चीज के ऊपर ध्यान रखना, मैं अभी राजू का नाम लूंगा, ड्रॉई और डेटर का नाम नहीं लूंगा, मैं बायर नाम नहीं लूंगा, मैं राजू और बाबू भाई का ही नाम लेने वाला हूं। तो आप लोग ध्यान से समझ लो कि ड्रॉवर कौन होता है, जो बिल बनाते हैं। और यहाँ पे बिल किसने बनाया है, बाबू भाई ने, और बिल को एक्सेप्ट किसने किया है, राजू ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बिल को एक्सेप्ट कर लिया किसने, राजू ने। बिल को एक्सेप्ट कर लिया और फिर बाद में क्या किया, वो बिल को सामान ले लिया और वो बिल को रिटर्न भेज दिया किसके पास, बाबू भैया के पास। देखो यहाँ पे वही चीज लिखा है, ड्रॉई एक्सेप्ट द बिल एंड सेंड इट टू ड्रॉई। अब ये जो बिल यहाँ पे गया था ना, समझो इस तरीके का बिल था, यहाँ पे राजू ने क्या किया, इस पे साइन कर दिया अपना कुछ, समझो। ठीक है, और साइन करके ये क्या करेगा, वो बिल को यहां से यहां भेजेगा। यहां से यहां भेजने से पहले इस बिल का एक कॉपी अपने पास रखेगा, और जो ओरिजिनल कॉपी है वो राजू ये हमारा बाबू भैया के पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो बिल इनके पास आएगा ना, अब ये क्या हो जाएंगे, बिल के होल्डर हो जाएंगे ना, क्योंकि रिटर्न किसके पास पैसा, मतलब बिल किसके पास आ रहा है, बिल जिसके पास है वो बन जाता है होल्डर, और बिल जिसने एक्सेप्ट किया वो बन जाता है एक्सेप्टर। बिल जिसके पास है वो होल्डर, बिल एक्सेप्ट करके जो भेजा आगे उसको बोलते हैं एक्सेप्टर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये जो बिल का कॉपी इनके पास है वो बन जाता है बिल रिसीवेबल। इस बिल से उनको पैसा मिलने वाला है, तो इसको ये क्या बोल देंगे, बिल रिसीवेबल बोल देंगे। और ये जो बिल इसका कॉपी इसने रखा है, राजू ने रखा है, ये इसके लिए हो जाएगा बिल पेबल, क्योंकि इसको इस बिल के बदले पेमेंट करने का है। ठीक है, अब ये कहानी समझ में आ गया। आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा कि बिल एक्सेप्ट कर लिया। समझो कि ये बिल में ये जो बाबू भैया थे उन्होंने बताया था कि तुम 2 महीने के लिए हमसे क्रेडिट पे उधारी ले सकते हो, 2 महीने के बाद मैं आके आपसे पैसा ले लूंगा। अब जब पैसा लेने के लिए जाएगा ये बाबू भैया, तो यहाँ पे क्या होगा, जब पैसा लेने जाएगा तो वो बिल अपने साथ लेके जाएगा और राजू के पास जाएगा, और राजू को प्रेजेंट करेगा वो बिल कि तुम पेमेंट अभी मुझे कर दो। राजू क्या करेगा, अब उस बिल का पेमेंट कर देगा। बिल का पेमेंट कर देना मतलब ऑनर कर देने का। ठीक है, बिल को ऑनर कर देगा राजू। तो यही अगर मैं बताऊं तो यही हमारा कहानी था बिल ऑफ एक्सचेंज का। इसमें आपको याद रखना है, सेलर कहलाता है क्रेडिटर ड्रॉवर, और बायर कहलाता है डेटर और ड्रॉई। सेलर एट द सेम टाइम होल्डर भी हो सकता है, और बायर एक्सेप्टर होता है क्योंकि वो एक्सेप्ट करके सेंड आउट करता है होल्डर। ठीक है, और जब मैच्योरिटी पीरियड होता है, जब बिल का टाइम आ जाता है, बिल खत्म होने का टाइम पीरियड आ जाने का, जैसे 2 महीने का दिया, 2 महीना बीत गया, तो बाबू भैया जाएंगे तो वो प्रेजेंट करेंगे बिल और दिखाएंगे, तो उनका बिल का ऑनर हो जाएगा, मतलब पेमेंट कर देगा राजू। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि बिल रिसीवेबल क्या होता है और बिल्स पेबल क्या होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ही बिल रिसीवेबल भी होता है और बिल्स पेबल भी होता है। तो ये हमारा कहानी रहा। अब आपको ये चीज सब आना चाहिए, तो आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेसेसिटी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या जरूरत था ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, यह एक एविडेंस क्रिएट करता है, एक ये सबूत ये करता है, तैयार करता है, और इस सबूत में लिखा रहता है कि सेलर कौन है, बायर कौन है। सेलर कौन हो जाता है, ड्रॉवर हो जाता है, और ड्रॉई कौन है, किसको पेमेंट करना है, ये सब चीज इसमें लिखा रहता है। तो एक तरीके से ये एविडेंस बन जाता है, सबूत बन जाता है। द सेलर, अब देखिए यहाँ पे सेलर और क्रेडिटर को क्या रहता है, टेंशन फ्री रहता है। अगर पेमेंट नहीं करेगा, अपने पास सबूत तो है ना, हम उनको कोर्ट में घसीट सकते हैं, टेंशन नहीं रहता है, और रिस्क ऑफ रिकवरी भी नहीं रहता है कि रिकवरी होगा कि नहीं होगा। अगर उधारी वैसे ही दे दिया तो रिस्क रहेगा, लेकिन अगर बिल ऑफ एक्सचेंज का हेल्प लिया हमने और बिल बना के भेज दिया तो हमारे लिए वो रिस्क कम हो जाता है। अगला देखिए, हमको एक एग्जैक्ट डेट पता चल जाता है कि हम कब रिसीव करने वाले हैं। जैसे सोचो ना, बाबू भैया पहले क्या करता था कि वो जाता था, अभी देखो बिल ऑफ एक्सचेंज से हटके बात बताता हूँ। नॉर्मली बाबू भैया राजू के पास जा रहा है, बोल रहा है कि मुझे पैसे दो, 10 तारीख बताया था, 10 तारीख को बोल रहा है पैसे दो। अगर राजू पैसा नहीं दे रहा है, बोल रहा है 2 दिन बाद आओ, 5 दिन बाद आओ, 10 दिन बाद आओ,
तो बाबू भैया कुछ कर सकता है क्या? कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर बिल ऑफ एक्सचेंज उसके पास रहेगा तो उसको एक एग्जैक्ट डेट पता रहेगा कि उस दिन को उसको पेमेंट मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए ये इसको डिस्काउंट भी किया जा सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज को। जैसे बाबू भैया के पास बिल आ गया रिटर्न, वो होल्डर जब बन जाता है, जब वो होल्डर बन जाएगा तो वो क्या करेगा, समझो कि उसके पास 10,000 का बिल है। अब ये 10,000 का बिल जो है सो आपका समझो 1 महीने के बाद इसका पीरियड खत्म होगा, पेमेंट मिलेगा, समझ के चलो अभी। तो इसको 1 महीने का इंतजार करना होगा, 1 महीने के बाद इसको ये 10,000 रुपया मिलेगा। ये क्या करेगा, इसके पास एक ऑप्शन है कि ये 10,000 का जो बिल है ये लेके जाएगा बैंक के पास। किसके पास? बैंक के पास। बोलेगा बैंक भैया देखो मेरे पास ये बिल है, 1 महीने बाद मुझे पैसा मिलेगा, लेकिन मुझे अभी इमरजेंसी आ गया कि मुझे 10,000 रुपया जो है ना यहाँ बिल में है, लेकिन मुझे समझो कि कुछ इमरजेंसी आ गया। बैंक भैया बोलेगा मैं 10,000 रुपया नहीं दूंगा क्योंकि इसका मैच्योरिटी 1 महीने बाद है, मैं तुमको 9,500 दूंगा, मैं तुमको 1 महीने पहले मैच्योरिटी करवा रहा हूं, तो 500 रुपया ये मेरे जेब में जाएगा। तो इसको डिस्काउंटिंग चार्ज भी बोलते हैं, जो 500 रुपया बैंक ने चार्ज किया है। तो बैंक से भी डिस्काउंट किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखो इंडोर्स भी किया जा सकता है। जैसे समझो बाबू भैया है, बाबू भैया सामान बेच रहा है किसको, ये देखो ये बाबू भैया है समझो, ठीक है, ये सेल कर रहा है राजू को। किसको सेल कर रहा है? राजू को। ये बाबू भैया है और ये राजू है। अब ये सेल कर रहा है 10,000 रुपए का, ठीक है, 10,000 का सेल कर रहा है। अब ये राजू इसको पेमेंट देने वाला है बाबू भैया को 10,000 रुपया, समझ के चलो। अब बाबू भैया सोचेगा कि उसको भी किसी और को पेमेंट देना था। समझो बाबू भैया को लाइबिलिटी है कि उसको श्याम को पेमेंट देना है। समझो ये श्याम है, श्याम तो पता ही होगा ना, श्याम का कैरेक्टर हेरा फेरी। तो श्याम को इसको पेमेंट देना है, तो ये क्या करेगा, इंडोर्स कर देगा। मतलब जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना उसको क्या करेगा, वो उसके लिए बिल रिसीवेबल है ना, वो भेज देगा किसको, श्याम को। बोलेगा कि इसका पेमेंट जो है ना मैं रिसीव नहीं करूंगा, तुम रिसीव कर लो। तो इंडोर्स भी किया जा सकता है। आगे देखिए फीचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहला ये एक राइटिंग में रहता है, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखित रहता है, ओरल नहीं रहता है। ओरल के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन कुछ भी लिखा रहे उसके ऊपर ज्यादा विश्वास कर सकते हैं। इसके ऊपर स्टैंप लगा रहता है, मुहर लगा रहता है। इसके ऊपर स्टैंप पेपर यूज किया जाता है, स्टैंप पेपर भी इवन यूज किया जाता है। इसके ऊपर मुहर लगा रहता है, आप अकॉर्डिंग टू द प्राइस, प्राइस के ऊपर लगता है कि कितने रुपए का स्टैंप लगेगा। इसके अंदर डेट लिखा रहता है कि कौन सा डेट को बिल ड्रॉ किया गया है, किस डे को बिल को एक्सेप्ट किया गया है। और इसमें ऑर्डर रहता है, कौन ऑर्डर देता है, बाबू भैया ऑर्डर देगा किसको, राजू को, कि तुमको इतना इतना रुपया हमको पेमेंट करना है। ठीक है, आगे देखिए डेफिनेट सम ऑफ मनी, मतलब एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी उसमें आपके बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा रहता है कि एक डेफिनेट अमाउंट रहेगा उसमें। आगे देखिए द ऑर्डर इज टू मेक पेमेंट टू अ सर्टेन पर्सन, उस बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा रहेगा एक सर्टेन पर्सन का नाम जिसको कि पेमेंट मिलने वाला है। ठीक है, आगे देखिए मेकर जो है, जो बिल को बनाता है, बिल को कौन बनाता है आप लोग मुझे जरा बताइएगा। बिल को बनाता है ड्रॉवर, जो हमारे इस एग्जाम्पल में बाबू भैया है। ठीक है, और वो उसके ऊपर साइन भी करेगा। आगे देखते हैं, और उस बिल को एक्सेप्ट कौन करता है, ड्रॉई, जिसके अगेंस्ट वो बिल को ड्रॉ किया गया है। ठीक है, आगे देखिए इट मस्ट क्लियरली स्पेसिफाई व्हेन पेमेंट इज टू मेट। देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सिंपल है, इसमें क्लियरली लिखा रहेगा कि कितने दिन के अंदर पेमेंट मिलने वाला है, कि 2 महीने में पेमेंट मिलेगा, 3, मतलब मैच्योरिटी पीरियड कब आएगा वो चीज क्लियरली हमको पता रहेगा। आगे देखिए पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो पार्टी कौन रहते हैं, ड्रॉवर रहता है। ड्रॉवर मतलब क्या, जो बिल को ड्रॉ करेगा। इसमें आपको याद ये रहना चाहिए ड्रॉवर वो होता है कि प्रिपेयर करता है जो बिल, मतलब ड्रॉ करता है वो बिल, और वो ऑर्डर देता है ड्रॉई को कि आपको पैसा पे करना है, और उसके ऊपर उसका साइन भी रहता है ड्रॉवर का, वो क्रेडिटर कहलाता है। ये सब कुछ हमने देख लिया ऑलरेडी। और उसको पैसा रिसीव करने का रहता है उस बिल में, और उस वो अपने उसके लिए क्या बनता है, वो बिल रिसीवेबल बनता है। ये चीज हमने ऑलरेडी वहां पे डिस्कस कर लिया। ड्रॉई क्या होता है सर, ड्रॉई वो पर्सन होता है जिसके अगेंस्ट ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, जिसके लिए उस बिल को बनाया गया है। ठीक है, ड्रॉवर बिल को बनाएगा
उसको एक्सेप्ट करेगा कौन? ड्रॉई। और ड्रॉई एक्सेप्ट करके उस बिल का पेमेंट करने के लिए अग्री करेगा कि मैं इस बिल को एक्सेप्ट करता हूं और इसके लिए जो पेमेंट करना रहेगा वो मैं करूंगा, और वही बन जाता है एक्सेप्टर। ठीक है। और इस बिल पे जो अमाउंट पेबल है ड्यू डेट को ड्रॉई को, वो इसके लिए बिल्स पेबल हो जाएगा, इसके लिए बिल रिसीवेबल और इसके लिए बिल पेबल। ये सब चीज हमने ऑलरेडी जो कहानी हम डिस्कस कर रहे थे उसमें देख लिया था हमने। अब आ जाते हैं हम पेई के ऊपर। पेई में देखिए दो पिक्चर है, एक श्याम आ गया और एक बाबू भैया आ गया। याद करो मैंने वहां पे एग्जाम्पल लिया था इंडोर्स करने वाला, यहाँ पे पेई का वो चीज काम आने वाला है। देखो ध्यान से, पेई वो पर्सन होता है जिसका नाम लिखा रहता है बिल में कि किसको पेमेंट करना है। ठीक है। बिल में नाम लिखा रहेगा जिसका कि किसको पेमेंट करना है, वही कहलाता है हमारा पेई। अगर बिल में दोनों का ही नाम हो सकता है, ड्रॉवर का भी नाम हो सकता है और साथ ही साथ किसी और पर्सन का भी नाम हो सकता है, जो पर्सन बाबू भैया के लिए क्रेडिटर होगा। ठीक है। अब समझो, जैसे मैंने यहाँ पे पीछे आप लोग को एग्जाम्पल समझाया था, ये देखो, ये था बाबू भैया, ये था राजू और ये था श्याम। श्याम क्या था? बाबू भैया के लिए क्रेडिटर था और राजू क्या था? इनके लिए डेटर था। तो डेटर और क्रेडिटर को इन्होंने एडजस्ट किया था ना, वैसे यहाँ पे भी वही चीज समझ के रखो। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, पे कौन होता है? जिसका नाम लिखा रहता है इंस्ट्रूमेंट मतलब बिल के ऊपर कि किसको पेमेंट वो बिल का मिलने वाला है, उसको ही हम लोग पे बोलते हैं। जनरली ड्रॉवर ही पे होता है कब, लेकिन कभी कभी पे क्या करता है कि वो किसी और का नाम बिल बनाते समय रख देता है, थर्ड पर्सन का, जैसे कि उसका वो क्रेडिटर हो सकता है। ठीक है। क्रेडिटर मतलब जिससे उसने उधार लिया है बाबू भैया ने। ठीक है। उनको पेबल रहता है तो ड्रॉवर किसी और का भी नाम बिल में रख सकता है। तो ये तीन पार्टी रहते हैं, ड्रॉवर जो बिल ड्रॉ करता है, ड्रॉई जो बिल को एक्सेप्ट करता है और जिसके अगेंस्ट बिल को ड्रॉ किया जाता है, पे जिसका नाम रहता है जिसको पेमेंट मिलने वाला है उस बिल का। ठीक है। तो ड्रॉवर, ड्रॉई, पे समझ में आ गया। अब स्पेसिमेन एंड कंटेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज देखेंगे। स्पेसिमेन मतलब किस तरीके का इसका फॉर्मेट, जैसे आप लोग 11th में चेक का फॉर्मेट बनाते थे, बनाते रहेंगे आप। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, स्पेसिमेन बिल ऑफ एक्सचेंज, और ये 5 मार्क्स का आपको आने का चांसेस है। आपको स्पेसिमेन बनाओ और 5 नंबर आपको मिल जाएगा। आपको डेटा दिया रहेगा, उस डेटा के भी पे आप स्पेसिमेन मतलब फॉर्मेट बिल ऑफ एक्सचेंज का बना सकते हो। देखो कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले स्टार्टिंग होता है हेडिंग से। हेडिंग अपन लिखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद अपन लिखते हैं स्टैंप। ये लेफ्ट हैंड साइड से शुरू हो रहा है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में आता है स्टैंप। स्टैंप क्या होता है उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्टैंप शुड बी अफिक्स्ड, मतलब रखा रहता है वहां पे एज पर इंडियन स्टैंप एक्ट 1889। जैसे आप लोगों को देखते रहोगे अग्रीमेंट वगैरह रहता है, स्टैंप पेपर रहता है, उसमें लिखा रहता है ना 500 रुपए का ये स्टैंप पेपर है, 200 रुपए का स्टैंप पेपर है, 100 रुपए का ये स्टैंप पेपर है, या रुपए का स्टैंप वहां पे चिपकाते हैं। वैसे यहाँ पे भी स्टैंप चिपकाते हैं एज पर इंडियन स्टैंप एक्ट 1889। उसके जस्ट नीचे ना अमाउंट फिगर में, फिगर का मतलब जैसे समझो कि 20,000 रुपए का सामान यहाँ पे बेचा गया है, तो यहाँ पे फिगर में 20,000 ऐसे लिख दिया जाएगा। वर्ड मतलब 20,000, TWE मतलब वर्ड में आप लिखो, और अमाउंट इन फिगर मतलब इसको डिजिट में रखो। ठीक है। अब ये हो गया अमाउंट विच इज बिलो द स्टैंप, अमाउंट ऑफ बिल इन फिगर शुड बी मेंशन एंड अमाउंट ऑफ बिल इन वर्ड आर रिटन इन द बॉडी। अब नीचे जब बॉडी आएगा ना हमारा, तो मेन कंटेंट जो हम लिखते हैं उसमें हम क्या करेंगे, वर्ड्स में लिखेंगे, यहाँ पे फिगर में हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है। अब राइट हैंड साइड, अब ये लेफ्ट हैंड साइड का काम कर लिया। अब राइट हैंड साइड में ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर कौन है हमारा, यहाँ पे ड्रॉवर का नाम मैं लिखूंगा, क्या लिखूं मैं, हमारे ये एग्जाम्पल में कौन ड्रॉवर था, बाबू भैया। ठीक है। उसका नाम यहाँ पे हेडिंग में लिखोगे, ड्रॉवर का नाम। उसके जस्ट नीचे उसका एड्रेस लिख लो, समझो उसका एड्रेस कांदीवली है, तो यहाँ पे कांदीवली उसका प्रॉपर एड्रेस, कौन से बिल्डिंग में, कौन से रूम में, मैं यहाँ पे शॉर्ट में कांदीवली लिख रहा हूँ, खंडावली। ठीक है। तो कांदीवली मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, अब किस दिन उस बिल को ड्रॉ किया है, बाबू भैया ड्रॉवर है ना, बिल को ड्रॉ करेगा ना, तो किस दिन वो बिल को ड्रॉ किया है उस दिन का यहाँ पे उस दिन का डेट यहाँ पे लिखा जाता है। समझो कि इसने ना 1/1/2023 को ये बिल को ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे 1/1/2023 हम लोग
यहाँ पे लिख देंगे। तो इतना काम हो गया। ये फ्रंट अपर साइड में हम लोग इतना सब कुछ काम करके छोड़ देते हैं, ठीक है। अब वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ एक बार रीड कर लेना आप लोग अच्छे से, ठीक है। जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया है, और ये हेल्प करता है हमें, बिल ड्रॉ जिस दिन किया उसके बिहाफ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि मैच्योरिटी डेट कितना, कितने दिन का, कितने दिन के बाद आने वाला है। मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करने के लिए जिस दिन बिल को ड्रॉ किया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता। आगे देखिएगा, तो अभी हम यहां से लेके ना समझो यहां तक कुछ आएगा, यहां तक हम बॉडी मतलब मेन कंटेक्स्ट हम लोग लिखने वाले इस चीज का, ठीक है। ये हम अभी मेन चीज लिख रहे हैं, पूरे सेंटेंस में इसको लिखेंगे, मैं पार्ट पार्ट में आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे मैं लिखूंगा पीरियड ऑफ बिल, कितने दिन का वो बिल ड्रॉ किया गया है। जैसे बाबू भैया बोलता है राजू को कि 2 महीने के बाद तुम क्या करोगे, यहाँ पे वर्ड में लिखा जाता है 2 मंथ। यहाँ पे कितने दिन तक के लिए ये बिल ड्रॉ किया गया है, इसको बोला जाए 2 मंथ। यहाँ पे उसका पीरियड लिखा रहता है। देखो यहाँ पे वही चीज में लिखा, टर्म ऑफ बिल मस्ट बी मेंशन्ड इन मंथ और डेज। यहाँ पे ये 2 मंथ ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर डेज में भी लिखा जाता है कि 90 डेज, 100 डेज, 120 डेज, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो स्टार्टिंग ऐसे ही होता है, 2 मंथ आफ्टर डेट कॉमा, आगे चलो पे टू। अब यहाँ पे पे किसको करना है, मैंने बताया था यहाँ पे पेई का नाम आता है। और पेई कौन हो सकता है, ड्रॉवर भी हो सकता है, बाबू भैया भी हो सकता है, और श्याम भी हो सकता है, ठीक है। तो पे टू, अगर बाबू भैया का खुद के लिए, खुद को पे करने के लिए उसने बोला है ना, तो ये यहाँ पे लिखेगा पे टू मी और माई ऑर्डर, और माई ऑर्डर। यहाँ पे और हिज और हर नहीं आएगा, यहाँ पे अगर खुद के लिए है तो यहाँ पे और माई ऑर्डर आएगा, ठीक है। पे टू मी और माई ऑर्डर, और जो पे टू मी और उसका एड्रेस उसके एंड में लिखा जाएगा, ठीक है। मी मेरा एड्रेस क्या है वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, मैं अपना मी और एड्रेस लिख दूंगा। लेकिन इन केस अगर यहाँ पे पेई चेंज हो जाता है और पेई समझो हो जाता है श्याम, तो यहाँ पे किसका नाम लिख के आएगा, यहाँ पे श्याम का नाम लिख के आएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं श्याम, यहाँ पे श्याम का नाम आ गया, उसका एड्रेस लिख दो। और लिखूंगा मैं पे टू श्याम और हिज ऑर्डर, और एड्रेस लिख देंगे साथ में। और आगे फिर कैसे कंटिन्यू करेंगे वो मैं बताता हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया। यहाँ पे ड्यूरेशन कितने मंथ के लिए बिल ड्रॉ किया गया, यहाँ पे पेई का नाम जिसको पेमेंट मिलने वाला है, और उसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, द सम ऑफ रुपीज, जितना रुपए का सम मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे 20,000 है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 20,000, ठीक है। पे टू मी और माई ऑर्डर, या पे टू श्याम और हिज ऑर्डर, द सम ऑफ रुपीज 20,000। और सबसे मेन अभी देखिए, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। वैल्यू रिसीव्ड मतलब जितने रुपए का सामान रिसीव किया आपने उतने का ही यहाँ पे अमाउंट आपको पेमेंट करने का है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अगर मैं सेंटेंस को याद करूं तो देखो 2 मंथ आफ्टर द डेट पे टू मी और माई ऑर्डर, कब, जब अगर मैंने ड्रॉ किया और मुझे पैसा चाहिए। अगर मैं किसी और को वो पैसा फॉरवर्ड करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा पे टू उसका नाम, जैसे श्याम का नाम, उसका एड्रेस, और टू हिज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज। यहाँ पे वर्ड में लिखेंगे 20,000, 30,000 जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। इतना काम हो गया, बॉडी का काम हमारा हो गया। बॉडी जब खत्म होता है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टू लिखूंगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू, जिसको मैं बिल भेज रहा हूं यहाँ पे उसका नाम मैं लिखूंगा। यहाँ पे टू करके मैं लिखूंगा किसका नाम, यहाँ पे लिखूंगा ड्रॉई का नाम लिखूंगा। ड्रॉई कौन है हमारा, राजू। और समझो राजू का एड्रेस है बोरीवली, ठीक है। तो यहाँ उसका एड्रेस लिख देंगे बोरीवली, पूरा एड्रेस लिखेंगे, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। और उसका एड्रेस लिख देंगे, और फिर राइट साइड में आ जाओ, यहाँ पे सिग्नेचर होगा। किसका सिग्नेचर होगा, बाबू भैया का। देखो ऐसे मैंने सिग्नेचर उसका कर दिया कुछ, बाबू भैया यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। और इतना लिख के ही वो क्या करेगा, आगे सेंड कर देगा। किसको सेंड कर देगा, ड्रॉई को सेंड कर देगा। बाबू भैया भेज देगा जब सामान का डिलीवरी करवाने वाले हैं ना, तब ये बिल लिख के भेज दिया और बोला कि सामान के साथ साथ इस बिल को भी एक्सेप्ट तुमको करना है, नहीं करोगे एक्सेप्ट तो मैं ये सामान लेके रिटर्न जा रहा हूं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया
तो उसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। अगर समझो इतना ही भेजा गया है, इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं है ड्रॉई का, तो ये कहलाता है ड्राफ्ट। क्या कहलाता है ये? ड्राफ्ट। इसके ऊपर अगर सिग्नेचर नहीं होगा ड्रॉई का, जो बिल को एक्सेप्ट करता है राजू, अगर उसका सिग्नेचर यहाँ पे नहीं होगा तो फिर इसको हम ड्राफ्ट बोलेंगे। और उसके ऊपर अगर एक्सेप्ट कर लिया और सिग्नेचर कर दिया ड्रॉई ने अपना, उसका नाम लिख दिया और किस दिन इस बिल को एक्सेप्ट किया है वो लिख दिया, उसके बाद क्या होगा, इसको बिल ऑफ एक्सचेंज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे डेट भी लिखा जाएगा। जैसे 1 तारीख को बिल ड्रॉ किया, सोचो बिल तो ड्रॉ किया जिस दिन बेचा उस दिन, लेकिन समझो कि सामान का डिलीवरी होते होते लेट हो गया 5 तारीख को, तो जिस दिन एक्सेप्ट करेगा उस दिन का डेट लिख देगा 5/1/2023, ऐसे लिखेगा वो। अब ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डेट ऑफ बिल ड्रॉन, इस दोनों के बीच में क्या फर्क होने वाला है, वो हम मैच्योरिटी जब काउंट करते हैं ना, तो हमको इस दोनों डेट का काम होता है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब मैं इल्यूस्ट्रेशन एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा तो समझ में आएगा। बस इतना समझ लो कि यहाँ पे डेट ऑफ बिल ड्रॉन, जिस दिन बिल ड्रॉ किया, किसने बिल ड्रॉ किया है, बाबू भैया ने। और यहाँ पे जिस दिन बिल को एक्सेप्ट किया गया, और किसने एक्सेप्ट किया है, राजू ने। ठीक है, तो ये कहानी हो गया स्पेसिमेन एंड कंटेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, एक्सेप्टेंस के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया है, ड्राफ्ट वगैरह, इसका स्क्रीनशॉट लेना, पढ़ लेना आप लोग अच्छे से इसको। अब ये जो एक्सेप्टेंस होता है ना, ये 2 तरीके का होता है। एक जनरल, जिसको हम लोग बोलते हैं अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, और एक होता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, जिसको हम कंडीशनल एक्सेप्टेंस के नाम से भी जानते हैं। जनरल एक्सेप्टेंस मतलब जो बिल ड्रॉ किया गया है ना, उसमें मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा। मैं कौन, बाबू भैया की राजू, जो बिल को एक्सेप्ट करेगा उसके लिए एक्सेप्टेंस होगा ना। एक्सेप्टर ही एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर कुछ अगर बिल में छेड़छाड़ नहीं करवाएगा तो उसको जनरल एक्सेप्टेंस बोलेंगे। और अगर वो उस बिल के अंदर कुछ छेड़छाड़ करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वालिफाइड। मतलब जनरल को और अच्छे से एग्जाम्पल में लिखूं तो जैसे ये बिल ड्रॉ हुआ, यहाँ पे वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है ना सेंटर में। अगर उसमें छेड़छाड़ कर दिया, बोला हाँ एक्सेप्ट तो किया है, लेकिन जितना अमाउंट आपने भर के मुझे दिया उतने पे एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं, तो उसको क्या बोलेंगे, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। और जो कुछ दिया उसको सीधा सीधी हमने एक्सेप्ट कर लिया, कुछ इसमें मैंने कंडीशन नहीं लगाया कि ऐसा कंडीशन मेरे को नहीं चलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, जनरल एक्सेप्टेंस। ठीक है, समझ में आ गया। जनरल एक्सेप्टेंस मतलब राजू इस बिल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, कुछ इसके टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज नहीं करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, अनकंडीशनल या जनरल एक्सेप्टेंस। और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब इसके अंदर मैं कुछ छेड़छाड़ करूंगा। अब मैं किस तरीके से छेड़छाड़ करूंगा, अभी ये मैं आगे आपको दिखा रहा हूं। देखो, क्वालिफाइड एज टू टाइम, मैं टाइम को भी आप पे बताऊंगा कि आपने डेट लिखा है 2 महीने के बाद, मैं 2 महीने के अंदर पेमेंट नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको 3 महीने के बाद पेमेंट दूंगा। तो आपको एक्सेप्ट करना है तो करो, मैं आपको ये कंडीशन लगा के देता हूँ। तो क्वालिफाई एज अ टाइम के भी आप पे भी बिल के अंदर छेड़छाड़ किया जा सकता है। अगर क्वालिफाइड एज टू प्लेस, अगर बोला गया है यहाँ पे टू में और एड्रेस मेरे को दे दिया है कोई ऐसे जगह का, मतलब राजू को कुछ ऐसे जगह का एड्रेस दे दिया है जहां पे वो नहीं जा सकता है, तो वो क्या बोलेगा, जो आपने प्लेस मेंशन किया है ना पेई का, वहां तक मैं नहीं पहुंच सकता हूं, और नहीं पहुंचूंगा तो मैं बोल दूंगा कि मैं वहां पे आपको पेमेंट नहीं दूंगा, आप कहीं और पे पेमेंट करने के लिए बोलोगे तो मैं कर दूंगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंडीशन लगा सकता हूँ प्लेस के बिहाफ पे। और क्या कर सकता हूँ, अमाउंट के बिहाफ पे मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूं बिल को, अपने हिसाब से कंडीशन लगा सकता हूं। मतलब मैं, मतलब कौन, राजू। ठीक है, वो क्या बोलेगा, जो आपने अमाउंट लिखा है, जैसे यहाँ पे 20,000 रुपए का अमाउंट लिखा था ना, बोलेगा 20,000 मैं नहीं दूंगा आपको, 19,000 ही रुपया दूंगा। मतलब बिल के अंदर किसी भी तरीके से छेड़छाड़ हो रहा है, आप लोग अगर ध्यान दोगे तो। और क्वालिफाइड एज टू पार्टीज, समझो पेई का नाम वहां पे लिखा हुआ है, श्याम का नाम लिखा हुआ है, और आपको पता है ये राजू और श्याम के बीच में कितना एकदम झगड़ा भयानक चलता है, एकदम फाइट करते ये लोग अपने आपस में ही। तो बोलेगा देखो भैया, बाबू भैया, मेरा आपके साथ अच्छा रिलेशन है, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, लेकिन श्याम के साथ मेरा 36 का आंकड़ा है, तो मैं उसको पेमेंट कोई भी कंडीशन में नहीं कर पाऊंगा, तो आप पार्टी का नाम बदलो तो मैं आपका ये बिल को एक्सेप्ट करूंगा। तो अगर इस तरीके से कुछ चेंजेस किया जाए तो उसको बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड एज कंडीशन, कोई भी कंडीशन दे दिया, कोई अलग तरीके का स्पेसिफिक कंडीशन दे दिया, किसी भी तरीके से बिल के अंदर छेड़छाड़ होगा तो उसको क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोलेंगे। और जैसा बिल बना के ड्रॉवर दिया है, बाबू भैया ने दिया है, अगर उसको वैसा का वैसा एक्सेप्ट कर लिया तो उसको जनरल एक्सेप्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रोमिसरी नोट क्या होता है ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। प्रोमिसरी नोट ना बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही होता है,
लेकिन यहाँ पे ड्रॉवर और ड्रॉई जो रहता है ना वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे दूं, देखो यहाँ पे ध्यान से, प्रॉमिसरी नोट इज वन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू बियरर। ऑर्डर के भी पे या बियरर, बियरर मतलब किसी को भी पैसा मिल सकता है। बियरर चेक तो पढ़ा होगा आपने 11th में, तो बियरर मतलब किसी को भी वो पैसा मिल सकता है प्रॉमिसरी नोट के बदले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पार्टीज कौन कौन होते हैं प्रॉमिसरी नोट में, यहाँ पे भी ड्रॉवर होता है और ड्रॉई होता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ड्रॉवर और ड्रॉई के पिक्चर में कुछ फर्क दिख रहा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज में। बिल ऑफ एक्सचेंज जो था उसमें ड्रॉवर था राजू और ड्रॉई था कौन, कौन था, ये कौन है, ड्रॉवर था बाबू भैया और राजू था ड्रॉई। यहाँ पे ड्रॉवर कौन हो रहा है, यहाँ पे ड्रॉवर हो रहा है राजू और ड्रॉई हो रहे हैं बाबू भैया। अब सर ये कैसे हो गया, वहां पे ड्रॉवर कोई और अलग पार्टी था, मतलब कहने का मतलब राजू जो था वो बायर था, ये क्या था, बायर था, और साथ ही साथ ये क्या था, डेटर था। और ये बाबू भैया क्या थे, सेलर थे, और क्या थे, क्रेडिटर थे, क्या थे, क्रेडिटर। तो यहाँ पे बिल ड्रॉ करने वाला कौन होता है, डेटर होता है, मतलब बायर होता है। और बिल को एक्सेप्ट करने किसके फेवर में बनाया जाता है, सेलर के बिहाफ पे, सेलर के लिए बनाया जाता है, और ये क्या होते हैं, क्रेडिटर। तो यहाँ पे बस यही फर्क है, पार्टी चेंज हो जाता है, वहां पे बायर ड्रॉई होता है और सेलर ड्रॉवर होता है। यहाँ पे बायर ही ड्रॉवर बन जाएगा और सेलर ड्रॉइंग। और यहाँ पे बायर प्रॉमिस करता है, लिख के देता है कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपका पेमेंट इतने दिनों के अंदर कर देने वाला हूं। इसका देखो फॉर्मेट भी अभी आपको दिखा रहा हूं, मैं स्पेसिमेन दिखा रहा हूं, देखो सेम टू सेम बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही रहेगा। प्रॉमिसरी नोट, ड्रॉवर का नाम, ड्रॉई का नाम, स्टैम्प, अमाउंट इन फिगर, ड्रॉवर का सिग्नेचर, सेम टू सेम ये रहेगा। लेकिन ड्रॉवर में यहाँ पे बाबू भैया का नाम आना चाहिए था, बिल ऑफ एक्सचेंज रहता तो यहाँ पे आएगा राजू का नाम, ठीक है। और यहाँ पे श्याम का नाम, श्याम बोल रहा हूं मैं, बाबू भैया का नाम, ठीक है, समझ में आ गया आपको। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिमिलरली लिखा है 2 months आफ्टर द डेट आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बाबू भैया और हिज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज दिस मच फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। इतना काम होता है स्पेसिमेन ऑफ प्रॉमिसरी नोट में। देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है, टेन्योर, टेन्योर जो होता है, टेन्योर मतलब कितने दिन के लिए वो बिल को ड्रॉ किया गया है। वो हो सकता है मंथ में भी दिया जाए, या तो वो हो सकता है कि डेज में भी दिया जाए। मंथ में दिया जाएगा जैसे कि बोला जाएगा कि 2 महीने का के बाद ये आपको पेमेंट करने का, या फिर 90 दिन ऐसा डे में भी दिया जा सकता है। टेन्योर मतलब जितने दिनों के लिए बिल को ड्रॉ किया गया वही होता है टेन्योर, ठीक है। आगे देखो ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ड्राफ्ट मैंने अभी आपको बताया था, बिल को ड्रॉ किया, सारा डेटा यहाँ पे फिल है, सब कुछ लिखा हुआ है, बस यहाँ पे सेंटर में याद करो तो एक्सेप्टेड, जो एक्सेप्टेड कौन करता था, ड्रॉई करता था और अपना सिग्नेचर देता था। जब तक ये वाला सर्कल नहीं हुआ है ना तब तक वो ड्राफ्ट होता है, और जब ये सर्कल के अंदर जो मैंने एक्सेप्टेड वाला काम करना है ना वो अगर हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब डे ऑफ ग्रेस क्या होता है सर, सर डे ऑफ ग्रेस का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप लोग को मैंने बताया 2 मंथ का आपको मैच्योरिटी मिलता है, जैसे समझो 1 जनवरी को हमने बिल ड्रॉ किया और बोला कि 2 महीने के बाद आपको पेमेंट देना है, तो 2 महीने कितने महीने कितने कितने तारीख को आएगा, 1 जनवरी से 2 महीना अगर कैलकुलेट करोगे, 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 महीना, 1 फरवरी से 1 मार्च 2 महीना, तो टोटल में अगर कैलकुलेट करूं तो जनवरी से 1 मार्च के बीच में 2 महीना खत्म हो रहा है। तो 1 मार्च को जब पेमेंट का डेट आता है उसके पे ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है, 3 महीने का ग्रेस देती है कि अब 1 तारीख को आपको पेमेंट करना है ना, आपका 1 महीने को आपका ड्यू डेट बनता है ना, तो आप एक काम करो 3 दिन का ग्रेस ले लो। जैसे आप लोगों को ग्रेस मिलता है ना जब अगर आप फेल होते रहते हो पेमेंट, मतलब स्कोर करने से, समझो पासिंग मार्क्स है और पासिंग मार्क्स में से 2 नंबर 3 नंबर से आप छूट रहे हो, आप पास नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करती है स्कूल कॉलेज की, आपको पास मार्क्स दे देती है, 2-3 नंबर बढ़ा के दे देती है, ग्रेस मार्क्स दे देती है। वैसे ही अगर मैच्योरिटी डेट आ गया, 1 तारीख आ गया और अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है ना, तो लॉ के अनुसार 3 दिन आपको और मिलेगा उस चीज को पेमेंट करने के लिए, उसको ही क्या बोला जाता है, डे ऑफ ग्रेस, 3 दिन का मिलता है। और ये ग्रेस डे जो है ना, बिल पेबल ऑन डिमांड और एट साइट के ऊपर ये ग्रेस डेज नहीं मिलता है। अब ये क्या होता है मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डेट ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी डेट क्या होता है, अभी मैंने बताया था, जिस दिन बिल का डेट पूरा हो जाएगा, जिस दिन बिल जितने दिनों के लिए ड्रॉ किया गया है वो खत्म हो जाएगा, जैसे 1
जनवरी से 2 महीने के बाद बिल 1 मार्च, ये क्या हो जाता है, बिल खत्म, बिल का डेट खत्म हो जाता है, वही हो जाता है मैच्योरिटी। मतलब जिस दिन पेमेंट करना रहता है वो डेट हो जाता है मैच्योरिटी डेट। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए कि जो ये मैच्योरिटी डेट होता है ना, अगर समझो कि 15 अगस्त को आया मैच्योरिटी डेट, ठीक है, 15 अगस्त क्या होता है, पब्लिक हॉलीडे। पब्लिक हॉलीडे को अगर मैच्योरिटी डेट आता है तो आपको एक दिन पहले उसका पेमेंट करना होगा। जैसे 15 अगस्त को मैच्योरिटी डेट हो रहा है और उस दिन हमको पता है कि पब्लिक हॉलीडे है या फिर संडे है, तो आप क्या करोगे, उसके एक दिन पहले मतलब 15 अगस्त के बदले आप क्या करोगे, 14 अगस्त को ही पेमेंट कर दोगे। समझो कि 15 अगस्त को मैच्योरिटी डेट आ रहा है, उस दिन पेमेंट का लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, तो आप 15 अगस्त के बदले 14 अगस्त को ही उस लाइबिलिटी को पे कर दोगे। राजू 14 अगस्त को ही पे कर देगा। और समझो कि अगर इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो गया, जैसे कि जनता कर्फ्यू लगा था, ऐसा अगर कुछ होता है तो उस इमरजेंसी हॉलीडे के खत्म होने के नेक्स्ट दिन को पेमेंट मिलना चाहिए, मतलब पेमेंट करना चाहिए और पेमेंट मिलना चाहिए। पेमेंट करेगा कौन, राजू, और पेमेंट रिसीव कौन करेगा, बाबू भैया। ठीक है, चलो आगे देखो। टाइप्स ऑफ ड्यू डेट। ड्यू डेट कितने टाइप्स के होते हैं, एक होता है नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट वो होता है जो बिल जिस दिन ड्रॉ किया गया है या जिस दिन बिल को एक्सेप्ट किया गया उस दिन से कितने दिन का बिल ड्रॉ किया गया है, इसको कैलकुलेट कर दोगे तो ये नॉमिनल ड्यू डेट होता है। और अगला होता है लीगल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट मतलब नॉमिनल ड्यू डेट प्लस 3 दिन का ग्रेस। जैसे अगर समझो कि 1 महीने के लिए बिल ड्रॉ किया गया है और 1 तारीख को बिल ड्रॉ किया गया, 1 जनवरी को, तो 1 महीना कभी खत्म होगा, 1 फरवरी को खत्म होगा, तो वो हो गया नॉमिनल ड्यू डेट। और लीगल ड्यू डेट मतलब नॉमिनल ड्यू डेट 1 फरवरी को खत्म हो रहा है ना, उस पर 3 दिन और ऐड कर दो तो 4 तारीख को, 4 फरवरी को वो हमारा लीगल ड्यू डेट हो जाएगा। उसके ऊपर 3 डे ग्रेस का इंक्लूड होता है। ठीक है, अब ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं, कैसे हैं। कैलकुलेट करने के लिए 2 चीज याद रखो कि कभी भी आपको डेट जो दिया रहता है ना, वो कैसे दिया रहेगा, या तो आपको डायरेक्टली टेन्योर दे दिया रहेगा मंथ में। ठीक है, देखो इन केस ऑफ, देखो पहले देखो, इन केस ऑफ बिल पेबल आफ्टर डेट, ये वर्ड याद रखना। आफ्टर डेट आपको कभी भी सेंटेंस में दिया रहेगा ना, बिल ड्रॉ आफ्टर डेट, तो वो टाइम है आफ्टर डेट मतलब उस दिन के बाद उसका मैच्योरिटी होने वाला है। अब वो दिन क्या होगा, वो दिन आपको या तो मंथ में दिया जा सकता है, इतने मंथ के बाद मैच्योरिटी होगा, या फिर आपको डेज में दिया जा सकता है कि इतने दिनों के बाद मैच्योरिटी होगा, ड्यूरेशन इतने दिन का है। अगर मंथ में दिया जाए ना तो आपके लिए इजी काम हो जाएगा, लेकिन अगर डेज में दिया जाए ना तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। समझ जाओगे तो इजी, नहीं समझ पाओगे तो डिफिकल्ट। क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं। अ बिल डेटेड 12 जून 2019 इज पेबल 2 मंथ आफ्टर डेट। और बोला गया, देखो यहाँ पे 2 महीने के बाद आफ्टर डेट को इसका मैच्योरिटी पूरा होगा, ड्यू डेट पूरा होगा। ठीक है, और आपको बोला है कैलकुलेट करो ड्यू डेट ऑफ द बिल। ठीक है, इसको अगर देखे, इसका एग्जाम्पल, इसका सॉल्यूशन देखे, तो हमने एक कॉलम बनाया डे का, एक कॉलम बनाया मंथ का और एक कॉलम बनाया ईयर का। बिल किस दिन ड्रॉ किया गया है, 12 तारीख को, कौन से महीने में, 6वें महीने, कौन से साल, 2019। कितने दिनों के लिए बनाया गया है, टेन्योर कितना है बिल का, 2 महीने का। 6वें महीने से कितने महीने पे चला जाएगा, 8वें महीने पे। 6 + 2 8, और 12 का 12, 12 का 12 मतलब 6वां महीना से 8वां महीना, 12 तारीख कितना हो जाएगा, 2 महीना हो जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर 3 दिन का ग्रेस ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, लीगल ड्यू डेट 15/8, 15/8 मतलब 15 अगस्त। और आपको मैंने बताया था कभी भी पब्लिक हॉलीडे आता है तो पेमेंट एक दिन पहले होता है, तो कभी होगा, 14 अगस्त को होगा। ठीक है, ये हो गया टेन्योर ऑफ बिल अगर मंथ में दिया हुआ है। लेकिन अगर डेज में दिया जाए, जैसे ये क्वेश्चन देखो, अ बिल डेट 14 दिसंबर 2019 इज पेबल 90 डेज आफ्टर द डेट। 90 दिन के बाद आपको पेमेंट देना है। तो ये समय में ना आपको, ये आप अगर याद होगा तो आप अपने थंब पे कुछ करते थे ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। गड्ढा जिस साइड रहता था वो 30 का महीना रहता था, ऊपर जिस साइड रहता था वो 31 का महीना रहता था। तो ये चीज आपको थोड़ा बहुत आना पड़ेगा, इसीलिए बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड भी ये चीज लगता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे 3 कॉलम रखेंगे, मंथ, एक्चुअल डेज उस मंथ में कितना है, और अनएक्सपायर्ड डेज वो अभी मैं आपको बताऊंगा। मंथ दिसंबर में ड्रॉ किया है ना, 4 महीना यहाँ पे मैं अपने मंथ से ले लूंगा, 90 दिन 4 महीने के आसपास में आएगा, क्योंकि ये दिसंबर का ऑलरेडी कितना तारीख को ड्रॉ हुआ है, 14 तारीख को, तो ये आगे फॉरवर्ड होगा। ठीक है, तो 90 दिन मतलब दिसंबर, जनवरी और फरवरी, उसमें कितना दिन आता है, दिसंबर में 31 डेज, जनवरी में 31 डेज। अब 2020 आ गया फरवरी का, ये आ गया लीप ईयर। लीप ईयर में पता होगा आपको कि 29 डेज आता है, बाद में 28 डेज आता है, तो यहाँ पे 29 डेज इसीलिए लिया गया हुआ है।
और मार्च का 31 डेज लिया गया है, तो टोटल इतना इतना दिन होता है। अब इस मंथ में दिसंबर में कितने दिन तक ये बिल रहा है, तो 14 तारीख को ड्रॉ किया गया है, तो 31 दिन का वो महीना होता है, उसमें से 14 तारीख को ड्रॉ ही किया गया है, तो कितने दिन वो बिल रहा है ये मंथ में, 17 दिन। इसका तो टोटल का 31 दिन रहा होगा और 29 डेज इसका रहा होगा प्रॉपर। इस सबको अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना होता है, 29 और 31 कितना होता है 60, और 17 कितना होता है 77, और 77 डेज यहां तक हो गया, फरवरी तक हो गया। मार्च में और कितना दिन ऐड करे तो 90 दिन हो जाएगा हमारा, तो 13 डेज ऐड अगर कर देंगे तो ये हमारा 90 डेज हो जाएगा। ठीक है, 90 डेज कितने, मार्च के 13वें दिन, मतलब हमारा नॉमिनल ड्यू डेट कितना हो गया 13 मार्च 2020। अब उसके ऊपर ग्रेस लगाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, लीगल ड्यू डेट, जो कि बन गया 16 मार्च 2020। अभी ये अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार दोबारा आप इसको देखोगे, और उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऑफलाइन लेक्चर जो मेरा होगा उसमें आप मेरे से पूछ सकते हो डाउट सेशन में। ठीक है, और तब भी समझ में नहीं आया तो फिर आप जो है सो मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलो अब बिल जो होता है ना, एक हमने यहाँ पे लास्ट में देखा था, यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे हमने देखा था इन केस ऑफ बिल पेबल आफ्टर डेट। आफ्टर डेट मतलब उस दिन के बाद जो बिल पेबल, मतलब बेसिकली अगर मैं बोलूं ना, ये बिल ऐसा रहता है जिस दिन बिल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ना उस दिन से इसका मैच्योरिटी काउंट होता है। जिस दिन बिल ड्रॉ किया ड्रॉवर ने, जिस दिन एक्सेप्ट किया उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं आफ्टर साइट, आफ्टर साइट का मतलब होता है जिस दिन उस बिल को एक्सेप्ट किया गया है ना उस दिन से इसका मैच्योरिटी काउंट किया जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, यहाँ पे मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट इज द सेम ऑफ आफ्टर डेट एंड आफ्टर साइट। ठीक है, सेम कैलकुलेशन होता है ड्यू डेट का, सेम तरीके से कैलकुलेट करते हैं आफ्टर साइट हो या आफ्टर डेट हो। बट डिफरेंस क्या है, द टर्म ऑफ बिल इज काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। जिस दिन राजू ने एक्सेप्ट किया बिल को उस दिन से हम आफ्टर साइट पे कैलकुलेट करते हैं, और हम लोग जिस दिन बिल को ड्रॉ किया उस दिन हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर डेट में कैलकुलेट करते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, आफ्टर डेट आप देखे थे लास्ट टाइम में, आफ्टर डेट में जिस दिन बिल ड्रॉ किया उस दिन से मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करते हैं, और आफ्टर साइट में जिस दिन बिल को एक्सेप्ट किया है उस दिन से उस बिल को हम लोग मैच्योरिटी डेट को कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये एग्जांपल के साथ और अच्छे से समझ आएगा आपको। बिल डेटेड 9 जून 2019 इज पेबल 2 मंथ आफ्टर साइट। आफ्टर साइट यहाँ पे बोल दिया, मतलब जिस दिन वो बिल राजू पाएगा उस दिन से ही उसका मैच्योरिटी डेट काउंट किया जाएगा। इट वॉज एक्सेप्टेड, कब एक्सेप्ट, बिल को ड्रॉ किया है 9 जून को, लेकिन इसको एक्सेप्ट कभी किया गया है 12 जून को। तो मतलब मैच्योरिटी डेट यहां से कैलकुलेट किया जाए कि यहां से कैलकुलेट किया जाए, तो राइट आंसर है 12 जून से मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट किया जाए। 2 महीना बोला है ना, तो 12 जून से हम क्या करेंगे, डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 12 दिन छठवां महीना, सेम टू सेम उसी तरीके से हो रहा है। 12वां दिन छठवां महीना 2019, 2 महीना इसमें ऐड कर देंगे तो 8वां महीना कौन सा दिन, 12वां दिन। ठीक है, 12वां डे, ठीक है, 12वां डेट। ठीक है, उसके ऊपर 3 दिन ऐड कर देंगे तो उसमें डे ऑफ ग्रेस ऐड हो जाएगा, और फिर लीगल ड्यू डेट 15 तारीख, और 15 तारीख को पब्लिक हॉलीडे होता है तो 14 तारीख को उसका पेमेंट हो जाएगा। मतलब बेसिकली वहां पे हमें क्या देखना था, वहां पे हमें देखना था बिल किस दिन ड्रॉ किया गया, और यहाँ पे हमें क्या देखना है कि बिल किस दिन एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट जिस दिन किया उस दिन से यहाँ पे कैलकुलेट होता है, और वहां पे जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया उस दिन से कैलकुलेट होता है। दोनों का कैलकुलेशन लगभग आप लोग अगर ध्यान से देखो तो सेम ही है। ठीक है, अब आगे बढ़े। होल्डर क्या होता है सर, होल्डर वो होता है जिसके पास बिल अभी पोजीशन, जिसके पास उस बिल का है। जैसे अगर मैं बताऊं कि कोई पर्सन जिसके पास भी वो बिल रहेगा, एंटाइटल है वो पैसा लेने के लिए, वही होल्डर कहलाएगा। ठीक है, अब होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, होल्डर कोई भी हो सकता है, ड्रॉवर हो सकता है खुद, या फिर कोई इंडोर्सर हो, इंडोर्सी हो सकता है, या फिर कोई भी पर्सन, उसको हम बिल देके उसका सेटलमेंट कर सकते हैं। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, उसके लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। सबसे पहला, वो कुछ कंसिडरेशन, कुछ बेच रहा है, होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब कुछ बेच रहा है वो, और वो गुड फेथ में कुछ इलीगल काम नहीं कर रहा है, और बिफोर मैच्योरिटी वो डेट, उसको डेट को मेंशन किया है, उसके पास वो बिल है बिफोर मैच्योरिटी, उसको क्या बोलेंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स। आगे, टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज में भी क्लासिफाइड एज
ट्रेड बिल, ट्रेड बिल क्या होता है? ट्रेडिंग करने के लिए जो वो ट्रेड बिल कहलाता है। ट्रेड बिल मतलब यहाँ पे कोई डेटर रहेगा और एक कोई क्रेडिटर रहेगा, वहां पे बिल जो ड्रॉ किया जाएगा वो बेसिकली क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए किया जाएगा, वहां पे लेंडिंग या फिर बोरोइंग होगा क्रेडिट में, तो उसको ही ट्रेड बिल बोलते हैं। अब ट्रेड बिल ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला इनलैंड बिल, यहाँ पे बायर और सेलर दोनों ही एक कंट्री में रहेंगे तो उसको इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब राजू और हमारा कौन पार्टी था, बाबू भैया, ये दोनों अगर एक ही देश में रहेंगे और बिल को ड्रॉ किया जाएगा तो इसको इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। आगे फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज, फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब एक पार्टी इंडिया में रहेगा और दूसरा पार्टी समझो कोई और देश में, समझो बाबू भैया नेपाल में है और राजू इंडिया में है, तो ये क्या कहलाएगा, फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। अब अगला देखो, बिल पेबल ऑन डिमांड और एट साइट, ये देखो अभी मैंने बताया था, बिल पेबल ऑन डिमांड और एट साइट का मतलब होता है जब बिल प्रेजेंट किया उसी दिन उसका पेमेंट होना चाहिए। समझो बाबू भैया ने बिल ड्रॉ किया और उस पर लिख दिया कि जब मेरी मर्जी होगी मैं आपके पास आऊंगा, मतलब डिमांड करूंगा, या फिर जिस दिन मैं उस बिल को लेके आपके पास आऊंगा आपको उसका पेमेंट करना होगा। तो अपने मन से किसी भी दिन आ जाएंगे इसमें, इसीलिए कोई ग्रेस पीरियड भी ऐड नहीं रहता है, और ये जब मन तब ड्रॉवर जा सकता है ड्रॉई के पास और बोलेगा मुझे पेमेंट करो, बिल है मेरे पास। इसमें कोई डेट वेट मेंशन नहीं रहता है, जब मन तब जाके पैसा ले सकता है। अब अगला देखिए, बिल पेबल आफ्टर डेट, जिसका हमने एग्जांपल देखो, बिल पेबल आफ्टर डेट का एग्जांपल हमने रखा था, इल्यूस्ट्रेशन भी किया था। आफ्टर डेट, इसमें क्या होता है, जो बिल का कैलकुलेशन होता है मैच्योरिटी डेट का, वो कब से कैलकुलेट होता है, जिस दिन बिल को ड्रॉ किया गया है, और इसके ऊपर 3 दिन का ग्रेस डे भी अलाउड होता है। और बिल पेबल आफ्टर साइट, एट साइट और आफ्टर साइट में दोनों में ही फर्क है। एट साइट मतलब ऑन डिमांड, मतलब जब दिखाया वो बिल तब उसको बिल का पेमेंट मिल जाएगा, और आफ्टर साइड जब ड्रॉवर ने उस बिल को एक्सेप्ट किया। ठीक है, बिल पेबल आफ्टर साइड मतलब जिस दिन ड्रॉवी ने उस बिल को एक्सेप्ट किया उस दिन से क्या काउंट किया जाता है, मैच्योरिटी डेट काउंट किया जाता है। समझ में आ गया आपको? आगे देखिए, अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल क्या होता है, बेसिकली अकोमोडेशन बिल का मतलब ये होता है यहाँ पे कोई गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करके क्रेडिट पे और फिर बिल ड्रॉ नहीं किया जाता। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना कि कोई रिलेटिव है, एक रिलेटिव दूसरे रिलेटिव को कुछ पैसा देगा, तो वो क्या कर सकते हैं, वो भी ऐसा यूज कर सकता है बिल पेबल और बिल रिसीवेबल। उसको भी ट्रस्ट नहीं होगा अगर अपने रिलेटिव पे, तो वो भी क्या कर सकता है, अपने टेम्पररी फाइनेंशियल नीड के लिए पैसा अगर किसी को चाहिए रहेगा तो पैसा मांगेगा, लेकिन बदले में बिल रिसीवेबल, बिल ऑफ एक्सचेंज का वहां पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो इसी को अकोमोडेशन बोलते हैं। यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई सामान खरीद बिक्री नहीं होगा, तो ऐसे ही उसको पैसा मिल जाएगा, और जिसको पैसा मिलेगा वो उसको क्या करना पड़ेगा, बिल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसके बदले उसको एंड में कभी पेमेंट करना होगा, तो वो उसके लिए बिल्स पेबल हो गया। और जो पैसे दिया हुआ है उसको पैसा मिलने वाला है तो उसको हम बिल रिसीवेबल उसके लिए कहेंगे। ठीक है, आगे अब देखिए, ऑनरिंग ऑफ बिल और डिसऑनरिंग ऑफ बिल। ऑनरिंग ऑफ बिल मतलब क्या, कि जब अगर समझो कि हम कहानी वो देख रहे थे ना, वहां पे भी मैंने ऑनर के बारे में बताया था, लेकिन एक बार और समझ लो। बाबू भैया ने बिल ड्रॉ किया, उस बिल को एक्सेप्ट किया राजू ने, राजू एक्सेप्ट करके रिटर्न बिल भेज दिया बाबू भैया को। बाबू भैया अपने पास मैच्योरिटी डेट तक का इंतजार किए, इंतजार करने के बाद बिल को लेके गए राजू के पास। राजू वहां पे उस बिल को एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है हाँ लीजिए आपका ये पेमेंट है, और ये पेमेंट आप अभी आप ले लीजिए, तो उसको बोलेंगे ऑनरिंग। मतलब बिल का पेमेंट कर दिया गया तो उसको ऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। लेकिन अगर उस बिल का पेमेंट नहीं किया गया तो उसको क्या बोलेंगे, डिसऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर उस बिल का पेमेंट नहीं किया गया तो उसको डिसऑनर बोलते हैं। समझो वही केस लेके जाते हैं, बिल ड्रॉ किया बाबू भैया ने, एक्सेप्ट किया राजू ने, राजू उसके ऊपर सिग्नेचर करके एक्सेप्ट कर लिया, राजू बिल को रिटर्न भेज दिया बाबू भैया के पास। बाबू भैया उसको इंतजार कर रहे हैं कब मैच्योरिटी डेट आए, मैच्योरिटी डेट आया तो बाबू भैया लेके गए बिल राजू के पास। राजू बोलता है हम आपको अभी पैसा नहीं देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसऑनर। डिसऑनर दो तरीके से होता है, डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, जब ड्रॉई एक्सेप्ट ही नहीं करे उस बिल को, और दूसरा होता है डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, जब ड्रॉई बोले कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। तो इस तरीके से आपका जो थ्योरी पार्ट था बेसिकली खत्म होता है। और डिसऑनर जब होता है ना, तो आपको बता दूं मैं, ध्यान से सुनना ये चीज, अगर डिसऑनर होगा ना बिल का, तो जो ड्रॉवर रहता है उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि वो लीगल एक्शन ड्रॉई के अगेंस्ट ले सकता है, और लीगल एक्शन करते वक्त जो खर्चा आएगा वो खर्चा ड्रॉवर ड्रॉई से एक्सेप्ट करेगा। मतलब
बाबू भैया राजू से रिसीव करने वाला है। जो खर्चा करेगा किसको, उसका खर्चे को बियर करना पड़ेगा रॉय को, जिसने डिफॉल्ट किया है, मतलब डिसऑनर किया है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सब चीज अगर आपको समझ में आ गया तो आगे हम जर्नल एंट्रीज भी देखने वाले हैं अगले लेक्चर